नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की नृत्य कलाओं की रंगीन दुनिया में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के अलग अलग कोनों से लोक नृत्यों, शास्त्रीय शैलियों और हाँ, कुछ महान कलाकारों के बारे में भी जानकारी देते हैं। जी। हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों से खास बातें निकाले, है ना, ताकि हम सब मिलकर भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर को और बेहतर समझ सकें। बिल्कुल। और देखिए, ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि भारत में नाच गाना सिर्फ मतलब मनोरंजन नहीं है। ये तो यहाँ के त्योहारों, रीति रिवाजों, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एक तरह से कहें तो लोगों की भावनाओं को, उनकी कहानियों को कहने का एक तरीका है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए कुछ लोक नृत्यों से ही शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश का जिक्र है स्रोतों में। कुम्मी, घंटा मर्दाला। जी हाँ, कुम्मी। दिलचस्प बात यह है कि कुम्मी में ना औरतें घेरे में नाचती हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तालियों से ही ताल दी जाती है। अच्छा, बिना वाद्य यंत्रों के। ये तो अनोखी बात है। और ये तमिलनाडु में भी है। हाँ, तमिलनाडु में भी काफी लोकप्रिय है। और वो जो आपने कहा घंटा मर्दाला, वो शिवजी की स्तुति में होता है। उसमें एक खास तरह के ढोल, मतलब मट के आकार के, उनका इस्तेमाल होता है। और बुट्टा बुम्मालू, उसमें तो मुखौटे होते हैं खोखले बांस के। जी बिल्कुल। उससे पूरा दृश्य ही एकदम अलग हो जाता है। बड़ा रंगीन और नाटकीय सा लगता है। चलिए अब जरा पूरब की ओर चलते हैं। असम। बिहू का नाम तो सबसे पहले आता है। स्रोत बताते हैं ये तो बहुत ही पुराना है, करीब 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ। हाँ, बिहू तो असम की पहचान है, खासकर रोंगाली बिहू के वक्त। और ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये पूरे समुदाय का उत्सव है। खेती, फसल, खुशी सब जुड़ा है इससे। और बागुरुम्बा, ये बोडो जनजाति का है। जी, बागुरुम्बा बोडो समुदाय का है। इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं कई बार, क्योंकि इसमें हाथों की हरकतें तितली जैसी लगती हैं। प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ है ये। और हाँ, असम में वो ओजापाली और अंकिया नाट भी हैं। कथा नृत्य हैं ये। ओजापली? हाँ, रामायण महाभारत की कहानियां। हाँ, उसमें कहानियां गाकर और अभिनय करके सुनाई जाती हैं। और अंकिया नाट तो संत शंकरदेव ने शुरू किया था। वो एक पूरी नाट्य परंपरा है, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, बिहार की बात करें तो? जाट जटिन का जिक्र है, जो सूखे के वक्त होता है। जी, जाट चटिन। इसमें पति पत्नी के बीच के प्रेम और कभी-कभी नोक-झोंक को दिखाया जाता है, खासकर जब सूखा या कोई विपत्ति हो। और एक विदेसिया भी है। विदेशिया? ये किसके बारे में है? ये उन लोगों के बारे में है जो काम के लिए घर छोड़कर परदेश जाते हैं। उनका दर्द, उनकी पत्नियों का इंतजार, वो सब दिखाता है ये। बहुत मार्मिक होता है। और कजरी भी है, बारिश के मौसम का गीत और नृत्य। अब थोड़ा मध्य भारत की तरफ चलें। छत्तीसगढ़। यहाँ राउत नाचा है, यादव समुदाय का दिवाली के बाद। हाँ, राउत नाचा है। इसमें कृष्ण लीलाओं की झलक होती है। यादव समुदाय इसे दिवाली के ठीक बाद करता है, जिसमें वो दूहे गाते हैं और नाचते हैं। और पंथी नृत्य भी है, जो सतनामी समुदाय के लिए बहुत खास है। गुरु घासीदास जयंती पर होता है। और एक सुआ नाचा का भी नाम है, जिसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं। जी, सुआ नाचा। ये गौरा विवाह यानी शिव पार्वती विवाह से जुड़ा है। महिलाएं टोकरी में मिट्टी का तोता रखकर उसके चारों ओर घूम-घूम कर नाचती हैं। बड़ा सुंदर लगता है। चलिए अब गोवा चलते हैं। छोटा सा राज्य है, पर संस्कृति तो समृद्ध है। देखनी नृत्य का जिक्र है। हाँ, देखने में ना आपको पश्चिमी और भारतीय संगीत का एक मिला-जुला रूप सुनने को मिलेगा। कोंकणी और पुर्तगाली प्रभाव दिखता है इसमें। और फुगड़ी, ये तो शायद ज्यादातर महिलाएं करती हैं। जी, फुगड़ी कोंकण क्षेत्र का बहुत लोकप्रिय नृत्य है। गणेश चतुर्थी जैसे मौक़ों पर महिलाएं इसे करती हैं, अक्सर गोल घेरे में, और इसकी लय धीरे-धीरे तेज होती जाती है। बड़ा जोश भरा होता है। अच्छा, अब गुजरात। गरबा के बिना तो बात ही अधूरी है। बिल्कुल। नवरात्रि और गरबा तो जैसे एक दूसरे के पर्याय हैं। बिल्कुल, गरबा तो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। देवी माँ की आराधना से जुड़ा है। रंगीन कपड़े, घेरे में नाचना, और वो माहौल ही अलग होता है। और डांडिया रास भी है, डंडियों के साथ। हाँ, डांडिया। और तिप्पणी नृत्य, ये किसके बारे में? तिप्पणी नृत्य असल में मजदूरों द्वारा किया जाता था। जैसे जमीन को कूटकर समतल करने के लिए लंबी डंडियों का इस्तेमाल होता था, उसी लय पर ये नृत्य विकसित हुआ। ओह, ये तो दिलचस्प है। और भवाई, ये एक नाट्य रूप है? जी, भवाई एक तरह का लोक नाटक है, जिसमें सामाजिक व्यंग्य भी होता है और भावनाएं भी। काफी प्रभावशाली होता है।
हरियाणा की बात करें तो फाग नृत्य का नाम आता है होली के समय। हाँ, फाग होली के रंग और मस्ती से जुड़ा है। और सांग भी है हरियाणा में, जो एक तरह की संगीत नाटिका होती है, मंच पर प्रस्तुत की जाती है। और छठी नृत्य बेटा के जन्म पर। जी, पुत्र जन्म के छठे दिन होने वाला उत्सव और नृत्य। और एक धमाल नृत्य भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो महाभारत काल से जुड़ा है। अच्छा, महाभारत काल से, वाह। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ का नाटी नृत्य। हाँ, नाटी तो बहुत मशहूर है, खासकर कुल्लू दशहरा के समय। धीमी लय में शुरू होता है, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर या कमर पर हाथ रखकर नाचते हैं। समूह नृत्य है ये। इसके अलावा झाली, छारही, धमान, ये भी हिमाचल की ही हैं। जी, ये सब हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों के लोक नृत्य हैं। हर एक की अपनी खासियत है। अब झारखंड, यहाँ का छऊ नृत्य तो बहुत प्रसिद्ध है अपनी शैलियों के लिए। सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। बिल्कुल, छऊ की ये तीनों शैलियां थोड़ी अलग हैं। जैसे पुरुलिया और सरायकेला में मुखौटों का इस्तेमाल होता है, जो बहुत कलात्मक होते हैं। मयूरभंज में मुखौटे नहीं होते, पर तीनों में ही मार्शल आर्ट्स का प्रभाव दिखता है। काफी शक्तिशाली नृत्य है ये। और सरहुल, ये आदिवासी समुदाय का है, साल वृक्ष की पूजा। जी हाँ, सरहुल झारखंड का एक प्रमुख आदिवासी त्योहार है और उसी दौरान ये नृत्य किया जाता है। प्रकृति पूजा से जुड़ा है। और पाइका भी है, जो एक मार्शल नृत्य है जिसमें ढाल और तलवार के साथ नाचते हैं। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान का नाम सबसे पहले आता है। ये तो एक पूरा थिएटर फॉर्म जैसा है। यक्षगान तो अपने आप में एक अद्भुत कला है। ये सिर्फ नृत्य नहीं, इसमें संगीत, संवाद, भव्य वेशभूषा, मेकअप सब कुछ है। पूरी रात चलने वाले प्रदर्शन होते हैं, ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। और हतारी, सुग्गी, कुनीथा, ये भी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। जी, ये कर्नाटक के अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों के लोक नृत्य हैं। जैसे कुनीथा में अक्सर ढोल का इस्तेमाल होता है। सुग्गी फसल से जुड़ा नृत्य है। अब दक्षिण में केरल, यहाँ तो शास्त्रीय नृत्यों का गढ़ है, कथकली, मोहिनी अट्टम। पर लोक नृत्य भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल है। जैसे उट्टम थुल्लाल है, ये एकल प्रदर्शन होता है जिसमें व्यंग्य और हास्य का पुट होता है। और कैकोट्टेकली है, जो महिलाएं ओणम के त्योहार पर करती हैं, घेरे में तालियों की ताल पर। क्या कोट्टिकली, ओणम पर। अच्छा, अब महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। लावणी का नाम तो बहुत सुना है। लावणी तो महाराष्ट्र की जान है। ढोलकी की थाप पर इसकी मोहक अदाएं और जोशीला संगीत बहुत लोकप्रिय है। इसमें श्रृंगार और वीरता दोनों तरह के भाव होते हैं। और कोली नृत्य, ये मछुआरा समुदाय का है। जी हाँ, कोली नृत्य मछुआरों के जीवन को दर्शाता है। उनकी नाव चलाने की भंगिमाएं, जाल फेंकना, ये सब नृत्य में दिखता है। और पोवाड़ा, इसमें वीर गाथाएं होती हैं शिवाजी महाराज की। हाँ, पोवाड़ा में वीर रस प्रधान होता है। इसमें शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं की वीर गाथाओं को गाकर और अभिनय करके सुनाया जाता है। जोश भरने वाला होता है ये। मणिपुर चलते हैं अब। यहाँ का थांग टा तो मार्शल आर्ट फॉर्म ही है ना? थांग मतलब तलवार, टा मतलब भाला। जी, थांगटा एक मार्शल आर्ट है जिसे नृत्य का रूप भी दिया गया है। इसमें गजब की फुर्ती और संतुलन चाहिए होता है। और लाई हरोबा, ये क्या है? लाई हरोबा एक बहुत पुराना त्योहार और अनुष्ठानिक नृत्य है मणिपुर का। इसमें सृष्टि की रचना और स्थानीय देवताओं की कहानियों को दर्शाया जाता है। और पुंग चोलूम, ये ढोल वाला नृत्य है। हाँ, पुंगचो लोम में नर्तक खुद ही ढोल पुंग बजाते हुए नाचते हैं। बहुत ऊर्जावान और कलाबाजियों से भरा होता है। और हाँ, मणिपुरी तो शास्त्रीय नृत्य है ही। मिजोरम का चिराव नृत्य, जिसे बैम्बू डांस या बांस नृत्य कहते हैं, वो तो देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। जी हाँ, चिराव बांस की डंडियों को जमीन पर एक खास लय में खोला और बंद किया जाता है और नर्तक उनके बीच कूदते हुए नाचते हैं। इसमें कमाल की टाइमिंग और फुर्ती चाहिए। और खुल्लम, ये मेहमानों के लिए होता है। हाँ, खुल्लम एक तरह का सामुदायिक नृत्य है जो खास मेहमानों के आने पर उनके सम्मान में किया जाता है। नागालैंड में तो शायद हर जनजाति का अलग नृत्य है। बिल्कुल, नागालैंड में बहुत सी जनजातियां हैं और हर एक की अपनी विशिष्ट वेशभूषा, संगीत और नृत्य शैली है। जैसे स्रोत में अंगामी जनजाति के मुडस्वे और चांग जनजाति के चांगलो या सुआलुआ का जिक्र है। ये उनके त्योहारों और जीवन का अहम हिस्सा है। उड़ीसा का घुमुरा नृत्य, ये कालाहांडी से जुड़ा है। जी,
घुमुरा कालाहांडी क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। कहते हैं पहले ये युद्ध नृत्य जैसा था, बाद में दरबारी नृत्य बन गया। इसकी वेशभूषा और संगीत में एक खासियत है। और गोटीपुआ, जिसमें लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचते हैं, ये ओडिसी का अग्रदूत है। हाँ, गोटीपुआ बहुत महत्वपूर्ण परंपरा रही है। इसमें युवा लड़के महिला वेश में कृष्ण और राधा की लीलाओं पर नृत्य करते थे। माना जाता है कि इसी से उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। अच्छा, अब पंजाब, भांगड़ा और गिद्दा, ये तो शायद भारत के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लोक नृत्य हैं दुनिया भर में। हाँ, बिल्कुल। भांगड़ा मुख्य रूप से पुरुषों का नृत्य, बैसाखी और फसल की कटाई से जुड़ा है, जोश और ऊर्जा से भरपूर। और गिद्दा महिलाओं का नृत्य उतना ही जीवंत और मस्ती भरा होता है। इसमें अक्सर लोकगीत या बोलियां भी शामिल होती हैं। झूमर और किकली भी पंजाब के ही हैं। जी, झूमर धीमी लय का नृत्य है, जबकि किकली में अक्सर दो लड़कियां हाथ पकड़कर गोल गोल घूमती हैं। राजस्थान की बात करें तो घूमर का जिक्र तो हमने किया ही। गालबेलिया नृत्य का भी नाम आता है, जिसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। हाँ, कालबेलिया सपेरा जनजाति का नृत्य है। उनकी वेशभूषा, खासकर वो काले कपड़े और घूमने की अदाएं, वो सांपों की गति की नकल जैसी लगती हैं। बहुत आकर्षक और लचीला नृत्य है ये। इसे यूनेस्को से मान्यता मिलना बहुत बड़ी बात है। और कच्ची घोड़ी और गैर कच्ची घोड़ी में नर्तक अपनी कमर पर घोड़े का ढांचा बांधकर नाचते हैं, जैसे वो घुड़सवार हों। अक्सर ये शौर्य प्रदर्शन जैसा होता है। गैर नृत्य भी होली के आसपास पुरुषों द्वारा किया जाता है, डंडे टकराते हुए। भील समुदाय में ये ज्यादा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी जैसे लोक नाट्य और नृत्य हैं। जी, नौटंकी तो उत्तर भारत की बहुत प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। रासलीला ब्रज क्षेत्र में कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, और कजरी बारिश के मौसम से जुड़ी है, जैसा हमने बिहार के संदर्भ में भी देखा था। और एक चरकुला नृत्य का जिक्र है, ब्रज क्षेत्र का, सिर पर दिए रखकर। हाँ, चरकुला बहुत अनोखा है। महिलाएं सिर पर एक बड़ा सा लकड़ी का पहिया रखती हैं, जिस पर कई सारे जलते हुए दीपक रखे होते हैं, और उसे संतुलित करते हुए नाचती हैं। कमाल का संतुलन चाहिए इसके लिए। पश्चिम बंगाल में काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, ये लोकनाट्य और नृत्य हैं। जी, गंभीरा और जात्रा लोक नाट्य के रूप हैं। काठी और ढाली नृत्य में अक्सर वीरता या सामाजिक विषयों को दर्शाया जाता है। और बंगाल में बाउल संगीत और कीर्तन की भी अपनी एक बहुत गहरी परंपरा है। वाह, मतलब लोक नृत्यों की इतनी विविधता है भारत में। हर राज्य, हर समुदाय की अपनी अलग पहचान। बिल्कुल, और ये तो हमने कुछ ही नाम लिए हैं, असल में तो अनगिनत रूप है। तो इस विशाल लोक परंपरा के साथ साथ भारत में शास्त्रीय नृत्यों की भी एक बहुत गहरी और परिष्कृत परंपरा है। श्रोत हमें 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताते हैं। जी हाँ, संगीत नाटक अकेडमी ने जिन 8 नृत्यों को शास्त्रीय माना है, वो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मोहिनीअट्टम केरला, कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुरी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला और सत्रिया असम। सत्रिया को सबसे आखिर में साल 2000 में ये दर्जा मिला है ना? जी हाँ, सत्रिया को 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। चलिए भरतनाट्यम की बात करते हैं। श्रोत कहते हैं ये मुख्य रूप से एकल महिला नृत्य है और इसमें भाव, राग, ताल का समन्वय होता है। जी, भरतनाट्यम में भा यानी भाव, एक्सप्रेशन, रा यानी राग, मेलोडी और ता यानी ताल, रिदम, इन तीनों का संगम होता है, ऐसा माना जाता है। ये मूलतः मंदिरों में देवदासियों द्वारा विकसित हुआ था, फिर इसका रूप बदला। ये आध्यात्मिक विचारों और हिंदू पौराणिक कथाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। और इसकी कई शैलियां भी हैं, मिल्लतूर, पंदनल्लूर। हाँ, अलग अलग गुरुओं और क्षेत्रों के प्रभाव से इसमें कई शैलियां या बानी विकसित हुई हैं, जैसे पंदनल्लूर, तंजावुर, मेलक्तूर, वजुवूर। हर शैली की अपनी थोड़ी खासियत होती है। ये जानना बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब इन नृत्य रूपों को जिन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन कलाकारों की बात करते हैं। स्रोतों में यामिनी कृष्णमूर्ति जी का नाम है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में पारंगत। यामिनी जी तो एक जीती जागती किंवदंती हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी तकनीक और उनका अभिनय कमाल का है। दो शास्त्रीय शैलियों में महारत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं, और उन्हें पद्मश्री,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। और सोनल मानसिंह जी, वे भी भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में ही जानी जाती हैं। जी हाँ, सोनल जी भी एक असाधारण कलाकार हैं। उनकी प्रस्तुतियों में सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, एक बौद्धिक गहराई भी होती है। उन्होंने नृत्य के जरिए सामाजिक और दार्शनिक विषयों को भी छुआ है। वो एक बेहतरीन गुरु भी हैं और भारतीय संस्कृति की राजदूत भी रही हैं। उन्हें भी पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी का नाम तो भरतनाट्यम के पुनर्जागरण से जुड़ा है। उन्हें भी पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। रुक्मिणी देवी जी का योगदान तो ऐतिहासिक है। उन्होंने न सिर्फ भरतनाट्यम को सम्मान दिलाया, बल्कि कला क्षेत्र की स्थापना करके इसे सिखाने और संरक्षित करने का एक बड़ा संस्थान भी बनाया। उन्होंने वेशभूषा, प्रस्तुति सब में सुधार किए। इनके अलावा भी कई नाम हैं स्रोतों में। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला बाली, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुकई, सभी भरतनाट्यम या अन्य शास्त्रीय नृत्यों की महान हस्तियां हैं। जी, ये सभी नाम अपने आप में संस्थान है। मृणालिनी साराभाई जी ने भरतनाट्यम के साथ कथकली में भी नाम कमाया। पद्मा सुब्रमण्यम जी ने तो नृत्य पर शोध करके करण को पुनर्जीवित करने का काम किया। वैजयंती माला जी फिल्मों से नृत्य में आई और बहुत नाम कमाया। टी बाला सरस्वती जी अभिनय के लिए जानी जाती थीं। मालविका सरुकाई जी अपनी समकालीन कोरियोग्राफी के लिए प्रसिद्ध हैं। बिसानु राम गोपाल का भी जिक्र है, जिन्हें ब्रिटिश एम्पायर का ऑर्डर मिला था। हाँ, राम गोपाल जी उन शुरुआती कलाकारों में से थे जिन्होंने भारतीय नृत्य को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कलाकार सिर्फ नर्तक नहीं थे, ये गुरु थे, कोरियोग्राफर थे, विचारक थे, इन कलाओं के संरक्षक थे। बिल्कुल, इन्होंने भारतीय नृत्य को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया। तो ये थी भारत की नृत्य कला की एक कह सकते हैं संक्षिप्त लेकिन बेहद आकर्षक झलक। इन स्रोतों से गुजरते हुए एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ नृत्य सिर्फ कला नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, संस्कृति का आईना है। हाँ, संस्कृति का प्रतिबिंब है। बिल्कुल, हर नृत्य अपने आप में एक कहानी कहता है, एक इतिहास समेटे हुए है, एक समुदाय की आत्मा की आवाज है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो ये स्रोत हमें एक बहुत विशाल और गहरे सागर की सतह पर बस कुछ लहरें दिखाते हैं। सच पूछिए तो अभी बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस जानकारी में, इस यात्रा में उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें इस पर बात करने में आया। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये विविधता, ये ऊर्जा, ये कहानी कहने की ताकत कमाल की है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और हाँ, जाते जाते एक विचार मन में आता है, एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का समय इतनी तेजी से बदल रहा है, दुनिया जैसे सिकुड़ रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, तो ऐसे में ये जो हमारी पारंपरिक नृत्य शैलियां हैं, ये सदियों पुरानी विरासतें, ये खुद को कैसे ढाल रही हैं? क्या वे अपनी मौलिकता, अपनी जो असल आत्मा है, उसे बनाए रख पा रही हैं, या फिर नए जमाने के साथ घुलने मिलने में कहीं उनका रूप बदल तो नहीं रहा? ये आगे सोचने और शायद अगली बार बात करने के लिए एक दिलचस्प विषय हो सकता है।